रॉकेट स्टडी बाय एसएनएस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कि आपको पता है कि लाइब्रेरी साइंस की तैयारी के लिए हम आपको क्वेश्चन बैंक, जीके, जीएस और कंप्यूटर पूरा कॉम्बो कोर्स के साथ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों। आप एकदम सिंसियर होकर पढ़ाई करो दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस ऐप पे पैसे लेके पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ा रहे दोस्तों। ये आपका वहम है और बस वहम है, मैं इतना ही आपको क्लियरेंसी देना चाहूंगी दोस्तों। आप यहाँ मैं फ्री में इसलिए पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्हें फुल कंटेंट का अभाव में वो तैयारी नहीं कर पाते दोस्तों। तो ऐसे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना बिहार लाइब्रेरी का एग्जाम क्रैक कर सकते हो दोस्तों। तो आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट, मैंने आपको सिलेबस में भी जैसे आपको पता है कि पुस्तकालय आधार है, तो आज हम फर्स्ट लेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई हो रही है। तो दोस्तों, तो पुस्तकालय का आधार कहाँ से शुरू हुआ, इसका इतिहास क्या रहा दोस्तों, तो इसको आज हम जानेंगे। पुस्तकालय का आधार क्या है दोस्तों? पहले पूर्व समय में क्या होता था दोस्तों कि पूर्व समय में लाइब्रेरी नहीं हुआ करती थी। लाइब्रेरी हुआ करती थी लेकिन इसका स्वरूप नहीं ऐसा हुआ करता था दोस्तों। क्यों नहीं हुआ करता था दोस्तों? क्योंकि पहले एक म्यूजियम की तरह यूज में आता था दोस्तों। कैसे? क्योंकि बुक पहले नहीं हुआ करते दोस्तों। बुक का पहले स्वरूप कैसा था? पहले हैंड से लिखी होती थी, ऑथेंटिक नहीं होती थी, ऐसे कागज का इतना चलन नहीं था। तो लोग पेड़ के छाल पे, पत्थरों पे और बहुत सारे ऐसे चीजों पर लिखा करते थे, जैसे चमड़े पे। तो क्या होता था दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा अशोक का शिलालेख, मतलब वो शिला पे लिखा करते थे। अभी पुरातत्ववेत्ता जब खोजते हैं तो मिलता है ना दोस्तों, जैसे कि अभी मिलता है ना दोस्तों अशोक का शिलालेख। तो क्यों शिलालेख? क्योंकि शिला पे लिखा हुआ लेख शिलालेख कहलाता है। तो क्या है वो? हाथ से लिखा हुआ, लेकिन कितनी मेहनत लिखती होगी। तो अब उसको आप क्या करोगे? प्रिजर्व करोगे, क्योंकि वो अनोखी चीज हो गई दोस्तों। लेकिन आज हमें अपने कंटेंट को प्रिजर्व नहीं करना पड़ता है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अपनी चीजों को कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पूर्व से लेकर आज तक हमारी लाइब्रेरी का स्वरूप बहुत परिवर्तन हुआ है, अकल्पनीय, अविश्वसनीय रूप से परिवर्तित हुआ है दोस्तों। इससे हमें पता चलता है कि अकल्पनीय और विश्वसनीय रूप से हमारा लाइब्रेरी चेंज हुआ। तो अब इसका इतिहास पढ़ेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और ये आज कहाँ खड़ा है। तो इसको ही कहते हैं पुस्तकालय का आधार दोस्तों। तो ये डिफाइन हो गया कि इसकी यात्रा हमने कहाँ से शुरू की दोस्तों? शिलालेख से, हस्तलिखित पांडुलिपियों से। पहले लिखा जाता था चमड़े पे, कागज नहीं था तो चमड़े पे, शिलालेखों पे और बहुत सारी ऐसी चीजें थी। हिरन के चमड़े पे, कहते हैं ना, कई सारे कुरान के पन्ने लिखे हुए हिरन के चमड़े पे, जो अभी भी खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में एक अद्वितीय संग्रह के रूप में रखा हुआ है। ऐसे अशोक का शिलालेख है दोस्तों, अब खुदाई में मिलता है कि पत्थरों पर उनके शिलालेख है, उनकी जीवनी, उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका धर्म प्रचार, सब कुछ शिलालेख में मिलता है खुदाई में। तो ये सब चीजें क्या है? अनोखी। मतलब इससे पता चलता है कि उस काल में लोग कागजों का उपयोग नहीं किया करते थे, चमड़े का उपयोग किया करते थे, शिलालेखों का उपयोग किया करते थे और इसी तरह से पत्तों पर लिखा करते थे, भोजपत्रों पर लिखा करते थे। लेकिन आज का हमारा क्या है? बीच में कागज आया, बुक आए, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये सफर कैसे चला दोस्तों? तो इसको आज हम डिफाइन करेंगे। तो पहला तो हो गया दोस्तों। और पहले क्या होता था दोस्तों? पुस्तकालय तो होते थे, इनको रखा तो जाता था, लेकिन क्या था कि ये एकदम कोमल फॉर्मेट में होते थे, कच्चे फॉर्मेट में होते थे। अगर 10 लोग अगर कागज को, अगर मान लो किसी ने पत्ते पे कुछ लिखा दोस्तों, अगर उसको 10,000 लोग छुएंगे तो वो खुद ब खुद फट जाएगा, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है दोस्तों। तो उसको पहले क्या था ना, प्रिजर्व करके रखा जाता था। पहले लाइब्रेरी होती थी लेकिन वो म्यूजियम के रूप में होती थी और उसको प्रिजर्व करके रखा जाता था। हर लोगों को उसको छूने की अनुमति नहीं थी। कहते हैं इंपीरियल लाइब्रेरी जो भारत का था, वहां भी सरकारी दस्तावेज रखे जाते थे और वहां पर आम लोगों के लिए पहले वो नहीं खोला हुआ था, मतलब प्रिजर्व फॉर्मेट में था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? जब ग्रंथ छपी फॉर्मेट में आई तो उसको बड़े बड़े लोहे के जंजीरों से बांध के रखा जाता, मतलब बुक भी गुलाम थे। अब किसी को पढ़ना है तो वहां से वो बुक लाता था और पढ़ के फिर उसको उसी जगह पे रख देता था। फिर बुक को कैसे बंद अलमारियों में रखा जाता था कि वो खराब ना हो जाए, उस पर गंदगी ना पड़ जाए, और उसे ओपन नहीं किया जाता था। तो कब से इसका प्रारूप चेंज हुआ दोस्तों, इसे हम जानेंगे। इसका प्रारूप चेंज हुआ जब मेलविल डेवी आए तो इसका स्वरूप पूर्णतः लाइब्रेरी का चेंज हो गया। पहले लाइब्रेरी म्यूजियम थी, बस बुक देख सकते थे आप, या फिर उसके बाद आया तो जंजीरों से बांध के रखते थे, बंद अलमारियों में रखते थे। लेकिन मेलविल डेवी ने पुस्तकालय विज्ञान में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया 1776 में, जब इन्होंने वर्गीकरण पद्धति बनाई। कटर ने जब सूचीकरण पद्धति बनाई तो पुस्तकालय विज्ञान में काफी परिवर्तन हुआ दोस्तों। तो आइए दोस्तों पहले हम देखते हैं पुस्तकालय कहते किसको है दोस्तों। पुस्तकालय का आधार दोस्तों, अब देखते हैं इसकी परिभाषा। हम देखते हैं दोस्तों, आप नोटबुक और पेन लेके बैठो दोस्तों, क्योंकि मैं जो आपको बता रही हूँ ना, आप सारी कुछ को नोट डाउन कर लो।
जो मूलभूत बातें थी मैं उसे ही लिखना प्रेफर करी हूँ। बाकी आपको जो मैंने समझाया वो ध्यान पूर्वक आप एक एक लाइन सुनो दोस्तों, क्योंकि एक एक लाइन में मैंने आपको आंसर बताया दोस्तों। कि अगर आपसे पूछ ले कोई पूर्व काल में पुस्तकालय का स्वरूप कैसा होता था, तो दोस्तों आप म्यूजियम की तरह होता था दोस्तों, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आज के डेट में कैसा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो गया दोस्तों। बीच में कैसा था, तो पुस्तकों के रूप में था, पुस्तकों के रूप में आज भी है, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होगा। लेकिन पहले क्या था दोस्तों, म्यूजियम के रूप में था। बुक रखी जाती थी प्रदर्शनी की तरह, ना कि उसे सबको दिया जाता था पढ़ने के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पुस्तकालय का आधार क्या है दोस्तों। पुस्तकालय एक ऐसा भवन है जहां विभिन्न प्रकार की अध्ययन सामग्रियां, विभिन्न प्रकार की अध्ययन सामग्रियां में क्या दोस्तों, मतलब सब कुछ जो अध्ययन करते हैं वो हर चीज अध्ययन सामग्री आती है। वो न्यूज़पेपर हो सकता है, पत्र पत्रिकाएं हो सकती है, पुस्तकें हो सकती है, जर्नल्स हो सकते हैं, जो भी दोस्तों सारे कुछ आएंगे, पुस्तक, पत्रिकाएं, ग्रंथ इत्यादि निश्चित क्रम में पाठकों के लिए उपलब्ध रहता है, पुस्तकालय कहलाता है। मतलब निश्चित क्रम में। अब दुकान में भी ये सारी चीजें होती है दोस्तों, लेकिन वो पुस्तकालय नहीं कहलाता है। एक शॉपकीपर जो पुस्तक को बेचता है, तो क्या वो पुस्तकालय है? ये भी क्वेश्चन कई बार पुटअप हुए हैं कि पुस्तकालय तो पुस्तकालय है ही, लाइब्रेरी को लाइब्रेरी कहते हैं, लेकिन जहां पर पुस्तकों का एक अच्छा संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, लेकिन उसको बेचने के मोटिव से रखा जाता है, तो क्या वो पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता? वो भी तो पुस्तकालय हो गया, वहां भी तो पुस्तक है। नहीं दोस्तों, क्योंकि उसका उद्देश्य अलग है। हमारे पुस्तकालय का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित करना। वो शैक्षणिक पुस्तकालय हो, सार्वजनिक हो, स्पेशल हो या राष्ट्रीय हो दोस्तों, लेकिन उसका उद्देश्य लोगों को ये नहीं बोलेगा कि आइए आपके मतलब की चीजें आप पढ़िए और जाइए। नहीं, उसको आपको पर्च करना पड़ेगा। लाइब्रेरी के साथ ये शर्त नहीं है कि आपको पर्च करना पड़ेगा। तो वो क्या है दोस्तों, वो अब बस अपने आपसे अगर पूछ ले कि किस प्रकार आप एक लाइब्रेरी को एक बुक बेचने वाले सेलर से अलग कर सकते हो, तो ऐसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में कई बार आया है दोस्तों कि लाइब्रेरी में हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं या बहुत कम मूल्य देके हम उसका जेरॉक्स ले सकते हैं, उसका फोटोकॉपी ले सकते हैं, जितनी देर मन है उतनी देर बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें दुकान में किसी शॉपकीपर जो बुक का सेलर है वो ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। उसे हमें प्रॉपर पर्च करना पड़ेगा और हम सारी किताबें वहां बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं। और इस तरह से ये दोनों भिन्न है। वहां पर मतलब एक लाइन में अगर पूछा जाए तो पुस्तकालय यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देती है और वहां हमें मूल्य चुकाना पड़ता है, और वो एक बुक देगी आपको, वहां पढ़ने की सुविधा नहीं देगी दोस्तों। इस तरह से दोनों एक दूसरे से भिन्न हो गए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय और राष्ट्रीय पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय फिर यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसको हम कभी अलग से पूरा डिफाइन करेंगे कि कौन कौन होता है, कैसे होता है। और उसके भी कई, जैसे इसमें आएगा दोस्तों विद्यालय पुस्तकालय, तो उसके भी कई प्रकार होते हैं। कॉलेज पुस्तकालय, तो उसके भी कई प्रकार होते हैं। विश्वविद्यालय पुस्तकालय, उसके भी कई प्रकार होते हैं दोस्तों। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद सार्वजनिक पुस्तकालय दोस्तों, सार्वजनिक पुस्तकालय और राष्ट्रीय पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। दोस्तों यहाँ पर पुस्तकालय मुख्य 3 प्रकार के ही माने जाते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ना, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए 4 प्रकार लिख दिए, लेकिन 4 प्रकार के होते नहीं है। तो इसमें से कौन नहीं होता है दोस्तों क्वेश्चन, अभी जो रिसेंट, पहले तो 4 ही माने जाते थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन बैंक अभी आ रहे हैं अपडेट करके, तो अब इन्होंने अपना सोच बदल लिया है, थिंकिंग बदल लिया है। अब इनका जो मानना है कि पुस्तकालय 3 प्रकार के होते हैं। अब जो रिसेंट एग्जाम हुआ था राजस्थान लाइब्रेरी का, उसमें से 3 ही प्रकार माने गए हैं दोस्तों। तो इसमें से हटाया किसको है, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय को। क्यों हटा दिया है दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तकालय को? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या है दोस्तों, एक सार्वजनिक पुस्तकालय, क्योंकि राष्ट्रीय पुस्तकालय में ऐसी कोई बैंडिंग नहीं है कि आप नहीं जा सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो। यहाँ पर ना तो शिक्षा दिए जाते हैं, ना कोई किसी प्रकार का विशिष्ट पुस्तकालय है ये दोस्तों। तो इसको क्या किया, इसमें मर्ज कर दिया है सार्वजनिक पुस्तकालय में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या है दोस्तों, राष्ट्र का मान लिया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय हो है। देश में कितने राष्ट्रीय पुस्तकालय होते हैं दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन है कि देश में है, किसी देश में एनी, वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, भारत हो, जापान हो, फ्रांस हो, रूस, रसिया हो, कोई भी देश हो दोस्तों, वहां पर एक ही राष्ट्रीय पुस्तकालय होगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पुटअप किए जाते हैं कि किसी भी देश के पास कितने राष्ट्रीय पुस्तकालय होते हैं। तो एक आप फिर बोलोगे कि खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को मैम आपने पढ़ा है कि राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय। दोस्तों उसका महत्व दिया जा सकता है, उसकी बराबरी दी जा सकती है, लेकिन वो पूर्णतः एक ही होगा। किसी देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय एक होगा, फिर उसकी राष्ट्रीय पुस्तकालय का महत्व माना जा सकता है। जैसे खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है, बहुत सारी ऐसी 4 लाइब्रेरियां हैं,
बहुत सारी लाइब्रेरी हो सकती है, एक से ज्यादा लाइब्रेरी हो सकती है दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तकालय महत्व का, लेकिन राष्ट्रीय पुस्तकालय दोस्तों एक ही हुआ, वो किसी भी देश का, अमेरिका का पूछे, इंग्लैंड का पूछे, भारत का पूछे, रसिया का पूछे, तो एक ही होता है देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय दोस्तों। और देखो दोस्तों ये इसको किसमें, लेकिन राष्ट्रीय पुस्तकालय तो है, लेकिन राष्ट्रीय पुस्तकालय में ऐसी कोई भी अवरोध नहीं है कि वहां पर आम पब्लिक नहीं जाके पढ़ सकती है। तो आम पब्लिक कहाँ जाती है पढ़ने के लिए दोस्तों, सार्वजनिक पुस्तकालय में जाती है। तो किसमें मर्ज हो गया, सार्वजनिक पुस्तकालय में। अब देखो दोस्तों विशिष्ट पुस्तकालय किसको कहते हैं, विशिष्ट पुस्तकालय उसको कहते हैं, देखो विशिष्ट पुस्तकालय को दो तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। विशिष्ट पुस्तकालय को दो तरह से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि विशिष्ट पुस्तकालय उसको कहते हैं या तो वहां के पाठक विशेष हो, पाठक विशेष हो या स्थान विशेष हो। अब दोनों को ऐसे कैसे डिफाइन करोगे आप, स्थान विशेष हो और पाठक विशेष। पाठक विशेष इस तरह से जो हैंडीकैप है, जो दिव्यांग है, ये तो वो विशेष पाठक हो गए, क्योंकि वो जनरल, जैसे कोई अंधा है तो आप ऐसे पढ़ रहे हो, लेकिन वो इस तरह से नहीं पढ़ सकता, उसे ब्रेल लिपि की जरूरत पड़ती है पढ़ने के लिए दोस्तों, तो वो विशेष हो गया, है कि नहीं। तो वो विशेष पाठक हो गए। और विशेष स्थान क्यों मैंने बोला दोस्तों, अगर जहाज पे है तो हर कोई जाके जहाज पे नहीं पढ़ेगा, जो लोग उसमें ट्रेवल करेंगे वही पढ़ सकते हैं, तो वो विशेष स्थान हो गया। जेल का पुस्तकालय, जेल में हर कोई नहीं जाता है दोस्तों, जो क्राइम करता है वही जाता है, तो वो भी एक स्पेशल जगह हो गई। तो जगह और पाठक, अगर पाठक विशेष है तो स्पेशल हो जाएगा, या स्थान विशेष है तो क्या हो जाएगा, स्पेशल लाइब्रेरी हो जाएगी दोस्तों। और शैक्षणिक पुस्तकालय तो आपको दोस्तों पता ही है, जो शिक्षण संस्थाओं की पुस्तकालय, जितनी भी स्कूल, कॉलेज, माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल, विश्वविद्यालय, सब शैक्षणिक पुस्तकालय के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो पुस्तकालय का आधार पहला कैसे आया दोस्तों, अब एक बार इसको समराइज करके देखते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने डिफाइन पहले कर दिया, इसकी परिभाषा लिखा दी, अब इसको समराइज करके देखते हैं इसका इतिहास कैसे आया दोस्तों। तो पहले फर्स्ट स्टेज में हमारा लाइब्रेरी कैसा था, स्टोरेज था। क्यों था स्टोरेज दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि अशोक का शिलालेख छाल पे, हिरन के चमड़े पे, या फिर किसी जानवर के चमड़े पे, या ऐसी जो भी शिलालेखें थी दोस्तों, वो क्या था, स्टोरेज के लिए था। मतलब उसको हम लिखते थे और स्टोर करते थे, वो किसी को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, ना उसका पब्लिकेशन लोगों में पब्लिक में किया जाता था दोस्तों। तो क्या था पहले, पुस्तकालय का स्वरूप पहले कैसा था दोस्तों, स्टोरेज था, स्टोर करने के। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, डिस्प्ले। डिस्प्ले इसलिए कहा क्योंकि इसे म्यूजियम में रखना शुरू कर दिया गया दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा कि ब्रिटिश म्यूजियम पहले क्या था, अभी जो ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी है तो उसका पहले क्या नाम था दोस्तों, ब्रिटिश म्यूजियम। एंथोनी पेनेजी ने जिसका बहुत सारा परिवर्तन लाया उसके अंदर दोस्तों। तो पहले क्या था, सेकंड लेवल पर क्या है, म्यूजियम शब्द आया, क्योंकि उसको देखने के लिए उपयोग में लाया जाने लगा। फिर उसके बाद क्या है, यूज, ये थर्ड पे आया दोस्तों यूज। जब मेलविल डेवी आया, रंगनाथन आए, तो लाइब्रेरी का पूरा स्वरूप ही बदल गया दोस्तों। फिर उन्होंने कहा कि बुक जंजीरों में बांधने के लिए नहीं होती, उसको बंद अलमारियों में रखने के लिए नहीं होता, वो तो डिस्प्ले की चीज नहीं है, उसे आप यूज करो। यूज कैसे करो, तो उन्होंने 5 लॉ दिया रंगनाथन ने। मेलविल डेवी बहुत क्रांति लाई इसके अंदर। उसके बाद रंगनाथन का 5 लॉ आया, जिसके अंदर उन्होंने पहले ही कहा कि पुस्तकें उपयोगार्थ है, हर पाठक को पुस्तक मिले, हर पुस्तक को पाठक मिले, पुस्तकालय में पाठकों का समय बचाओ, और पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था। इस 5 लॉ पे पूरा पुस्तकालय का आज एक आधार हमारा एस्टेब्लिश्ड है। और 5 लॉ क्या है दोस्तों, एक आधार है हमारे आज के भी पुस्तकालय में, ये उपयोगार्थ है, और आज भी पुस्तकालय इसी रूल को फॉलो करते हुए चल रहा है दोस्तों। लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस, पहले लाइब्रेरी साइंस बना, फिर इंफॉर्मेशन साइंस बना दोस्तों। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पहले क्या था, लाइब्रेरी साइंस नहीं कहा जाता था, लाइब्रेरी को बस लाइब्रेरी कहा जाता था। तो लाइब्रेरी साइंस शब्द कहां से आया, ये भी एक क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों। तो लाइब्रेरी साइंस कब आया, जब रंगनाथन आए और उन्होंने जब अपना 5 लॉ लिखा तो उसमें उन्होंने साइंस शब्द का उपयोग किया, तो यहां से आया तो लाइब्रेरी साइंस। अब उसके बाद भी इसका रूप चेंज हुआ, लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। अब ये लाइब्रेरी साइंस भी नहीं रह के इंफॉर्मेशन साइंस में कन्वर्ट हो गया है दोस्तों, ठीक है। और 1950 के बाद दोस्तों, 1950 के बाद इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया दोस्तों। जो महत्वपूर्ण चीज है वो मैंने यहाँ पर लिखा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में ये पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया। फिर क्या था, पहले दोस्तों बुक था, अब क्या है, ई बुक है। अब बुक में ई बुक में क्या अंतर है दोस्तों, बुक में क्या हो सकता है दोस्तों, बुक पहले क्या होती है, लाइब्रेरी में सिर्फ बुक्स होती थी, अभी लाइब्रेरी में हमारे क्या है, ई बुक्स है। बुक्स थे तो क्या था दोस्तों, हम एक समय में एक पाठक को एक बुक दे सकते थे, लेकिन बहुत है तो एक बुक की आप 10 कॉपियां बना लो, 20 कॉपियां बना लो, उससे ज्यादा क्या ही कोई बनवाता दोस्तों। लेकिन अभी क्या है, ई बुक है। ई बुक क्या है, ई बुक में हमें ये जरूरी नहीं है कि उसे हार्ड फॉर्मेट में ही हो। हम व्हाट्सएप पर अगर हमको किसी को कोई पीडीएफ भेजना है तो एक समय में हम 100, 150, 200, 1000, 2000, 10,000 लोगों को एक समय में ई बुक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, किसी एप्लीकेशन के माध्यम से हम देश विदेश के से जुड़ सकते हैं। किसी को एक साथ हम
हजारों की संख्या में, अनलिमिटेड संख्या में हम बुक के स्वरूप को भेज सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारा ई बुक। तो आज का दौर हमारे बुक से भी निकल के किस में आ गया है दोस्तों, ई बुक में आ गया है। और ई बुक का ही देन है कि आज हमारी टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो रही है लाइब्रेरी की भी। अब हम आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अपने पूरे लाइब्रेरी को चेंज कर रहे हैं दोस्तों। पहले क्या था दोस्तों, ये स्टोरेज था, फिर डिस्प्ले में आया, फिर यूज में आया, फिर बुक में आया, फिर ई बुक में आया, फिर अब ये पूरा डिजिटल होते जा रहा है दोस्तों। तो मेरा उम्मीद है कि आज आप ये पुस्तकालय का आधार समझ गए होंगे दोस्तों। मैं ये कहूंगी कि आप सारे वीडियो चेकआउट करें, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मैंने कभी नहीं कहा कि आप रटो टेक्निक से मैंने याद करवाए हैं, और वही सारी चीजें पढ़ाई है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप मेरी बात माने, मेरी एक एक लाइन सुने, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि मैं लिखने से ज्यादा बोल के समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको जो इंपॉर्टेंस लगे आप उसे नोट डाउन कर ले दोस्तों अपने अकॉर्डिंग। थैंक यू दोस्तों।